का जो बांग्लादेश है उसे पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। बांग्लादेश नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पाकिस्तान तब दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। उस समय वेस्ट पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध प्रांत थे, वहाँ के लीडर थे फिरोज़ खान, इब्राहिम इस्माइल और मोहम्मद। उनके डोमिनेंस ज़्यादा थी। पाकिस्तान में ये आज भी देखने को मिलता है। उस टाइम पर जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर बंगाली मुस्लिम ज़्यादा थे और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वह ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अलग नज़रिए से देखती थी। यहाँ एक बात जानने वाली ये है कि ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा थी। तो जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान की सीटें भी ज़्यादा थीं। वेस्ट पाकिस्तान की 138 और ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटें थीं। ईयर 1970 में जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उसमें ईस्ट पाकिस्तान के फेमस लीडर शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना आज बांग्लादेश छोड़कर गई हैं, उनके पिताजी थे। ये उस टाइम इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप होती है वह उनको पीएम बनाने से मना कर देती है, जिससे ये गुस्सा हो जाते हैं और भारत के सपोर्ट के साथ मुक्त वाहिनी नामक एक आर्मी बनाते हैं। ईयर 1971 में पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश नामक एक नया देश बनता है और ये फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उसमें शेख रहमान के साथ साथ एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ज़ियाउल रहमान, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी थी उसमें शेख रहमान के साथ बहुत ही ज़्यादा ये क्लोज थे। आगे चलकर इनकी अलग स्टोरी है। जब बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कुछ ग्रुप ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने। ऐसे ग्रुप बांग्लादेश का सपोर्ट करने के बजाय पीओके की मिलिट्री का सपोर्ट करते थे, जैसे जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी ग्रुप दो पार्ट में बटा हुआ था, एक अलबर्ट और दूसरा अलसम नाम के दो ग्रुप बनाए गए थे। इनके कारण पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में ऑपरेशन को अंजाम देने में काफ़ी हेल्प होती थी। इन्होंने बांग्लादेश की जो औरतें थीं और वहाँ की जो आम जनता थी उन्हें काफ़ी परेशान कर रखा था। ऐसे ग्रुपों को उस टाइम रज़ाकार कहा जाता था। अभी कुछ समय पहले मैंने 3 लोगों के बारे में आपको बताया, एक ज़ियाउल रहमान, जमात इस्लामी और शेख रहमान। इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। अभी जो करंट घटना घट रही है बांग्लादेश में उसमें कहीं न कहीं इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। बांग्लादेश आज़ाद तो हो गया शेख रहमान की लीडरशिप में। आज़ाद होने के बाद 1971 में इलेक्शन करवाए जाते हैं। इनमें शेख मुजीबुर रहमान की आवामी पार्टी भारी वोटों से जीत जाती है और शेख रहमान पीएम बनते हैं। इनको फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ इंडिपेंडेंस बांग्लादेश बोला जाता है, परंतु आज इनके पुतले जलाए जाते हैं। पीएम बनते ही सबसे पहले शेख रहमान ने उन ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। बांग्लादेश आज़ाद होने और शेख रहमान के पीएम बनने के बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिसका भारी खामियाजा बांग्लादेश को आज चुकाना पड़ता है। आज जो बांग्लादेश की स्थिति है उसकी जड़ें कहीं न कहीं इस घटना से जुड़ी हुई है। वो घटना क्या है? पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में शेख रहमान ने जो मुक्ति वाहिनी ग्रुप बनाया था, आज़ादी के बाद इन्हें बांग्लादेश की मिलिट्री में जोड़ा गया और इनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया। यहीं पर मिलिट्री दो ग्रुप में बढ़ जाती है, एक जो पाकिस्तान के फेवर में था, दूसरा ग्रुप रहमान की फेवर में था। मुक्ति वाहिनी वाला ग्रुप भारतीयों के साथ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इसको प्रो इंडियन ग्रुप कहा गया। शेख रहमान ने मिलिट्री ऑफ कैबिनेट से बांग्लादेश की आज़ादी में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनके लिए बीसीएस में कोटा लेकर आए। यही वो कोटा है जिसके कारण आज बांग्लादेश के हालात बिगड़े हुए हैं, जिसके कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा क्या था इस कोटे में? इसमें 30% कोटा फ्रीडम फाइटर को यानी मुक्ति वाहिनी को, 10% कोटा उन वुमेन्स को जिन पर पीओके ने जुल्म किया था और 10% कोटा डिस्ट्रिक्ट कोटा था, 5% ट्राइबल कम्युनिटी और 1% कोटा फिजिकली चैलेंज को दिया गया था।
यहाँ दिक्कत और किसी कोटे में नहीं थी, यहाँ दिक्कत थी फ्रीडम फाइटर वाले कोटे में जो 30% था। जब ये कोटा आया तो आर्मी का एक ग्रुप खुश नहीं था। इसके साथ ही ईयर 1975 आते आते बांग्लादेश की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। नया नया देश बना, भुखमरी इकोनॉमिक्स ज़मीन पर थी। कंट्री काफ़ी अनस्टेबल फील कर रही थी, जिससे जनता आज़ादी को भूलकर शेख रहमान के खिलाफ बातें करने लगी। इतने कम समय में देश को खड़ा करना भी रहमान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस समस्या से निपटने के लिए तथा खुद को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए और दूसरी पार्टी का कोई सदस्य जीतकर अपनी पावर में ना आए, इसलिए उन्होंने अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हुए बांग्लादेश में वन पार्टी सिस्टम लाने का प्लान बनाया। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां थीं वे सब मिलकर BAKSAL बक्सर पार्टी में शामिल हो जाएंगी। बांग्लादेश में बस एक पार्टी रहेगी जिसको शेख रहमान लीड करेंगे। ये फरमान सुनकर लोग और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए, अपोजिशन तो और भी ज़्यादा गुस्से में हो गई। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि 15 अगस्त 1975 में आर्मी के कुछ अधिकारियों ने रहमान के यहाँ जाकर उनकी कुछ लोगों सहित उनकी हत्या कर दी। लगभग 17 लोगों की जान ले ली गई। जिस आदमी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, आज खुद की आर्मी ने उसको ही मार दिया। इस घटना में शेख रहमान का पूरा परिवार खत्म हो गया। बस इनकी 2 बेटियां, शेख हसीना जो 28 साल की थी, वो अपनी सिस्टर के साथ जर्मनी चली गईं। बांग्लादेश में नहीं थी, इसलिए वो बच गईं। हसीना के हस्बैंड डॉक्टर MK वाजिद जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वे जर्मनी के अंदर थे। इसी समय अगस्त के मंथ में ही इंदिरा गांधी, भारत की जो PM थी, इन दोनों को जर्मनी से भारत बुला लेती हैं और भारत में शरण देती हैं। अगस्त 1975 से लेकर मई 1991 तक शेख हसीना भारत दिल्ली में रहती हैं। इधर मिलिट्री तख्त पलट कर देती है, परंतु मिलिट्री आपस में लड़ रही होती है। मौके का फ़ायदा उठाकर 7 नवंबर 1975 में जियाउल रहमान बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। पावर में आते ही रिजर्वेशन में डिस्ट्रिक्ट कोटा वाला जो सिस्टम होता है उसको कम कर देते हैं और मेरिट में जो जॉब मिलती है उस कोटे को बढ़ा देते हैं। कोटा पूरी तरह से हटाना संभव न था तो अलग अलग तरीक़ों से कोटे को कम करते हैं। ये जियाउल रहमान वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में शेख रहमान का साथ दिया था। अब जियाउल रहमान बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाते हैं। 21 अप्रैल 1977 करीब 2 साल बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं और फिर ये अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आज इसका नाम कई अखबारों में सुनने को मिलता है। इन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिससे बहुत ही कम समय में ये पॉपुलर हो गए। बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी 88.3% थी। इन्होंने शेख रहमान के बैन किए हुए ग्रुप को फिर से रीओपन कर दिया। इन्होंने कुछ बदलाव किए, जैसे जय बांग्ला जो नारा था उसे हटाकर इन्होंने बांग्लादेश जिंदाबाद कर दिया और जिंदाबाद शब्द एक उर्दू शब्द है। प्रियम्बल्स ऑफ सेकुलरिज्म को हटाकर इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ का नारा दे दिया। 1979 में जमात इस्लाम और BNP मिलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और 300 सीटों में 207 सीटें BNP जीत कर आती है। सेम 30 मई 1989 को आर्मी के एक पावरफुल ग्रुप के द्वारा जियाउल रहमान को मार दिया जाता है और तख्त पलट कर दिया जाता है बांग्लादेश में। आर्मी के इन दोनों ग्रुप के कारण बांग्लादेश में कई बार तख्त पलट होता है। अब आर्मी के चीफ हुसैन मोहम्मद पावर में आते हैं। अब वे मिलिट्री रूल लेकर आएंगे। शेख रहमान और जियाउल रहमान दोनों की डेथ हो चुकी है और इनकी पार्टी का अब कोई लीडर नहीं बचा है। अब आगे बांग्लादेश को कौन लीड करेगा? मोहम्मद हुसैन।